हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में। और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए निर्माण आईएएस की मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जो कि यूनिट 5 से संबंधित है। इसके तहत आज हम पढ़ेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज। ये हमारा यूनिट 5 से संबंधित लेक्चर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय सुशासन भारतीय नवाचार है। स्थानीय सुशासन भारतीय नवाचार है। भारत में स्थानीय सुशासन से आशय शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर जनता को शासन में सहभागिता प्रदान कर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा जनता को अपनी समस्याएं स्थानीय स्तर पर स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। तो आगे देखते हैं। स्थानीय सुशासन में उन स्थानीय स्तर की संस्थाओं को रखा जाता है जो जनता द्वारा चुनी जाती है तथा नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो स्थानीय सुशासन में उन स्थानीय स्तर की संस्थानों को रखा जाता है जो कि जनता द्वारा चुनी जाती है और नागरिकों की स्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होती हैं। अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। तो प्राचीन भारत में किस स्वरूप में थे? तो वह सभा के रूप में थे। समय बीतने के साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायतों का रूप ले लिया तथा समय के साथ ग्रामों में पंचायतों की भूमिका और बढ़ती गई। 1864 ईस्वी में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर स्थानीय सुशासन को मान्यता प्रदान की। तत्पश्चात वर्ष 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करी। तो 1870 में मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की। वर्ष 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय सुशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके द्वारा पूरे भारत में उपखंड या तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इस प्रस्ताव को स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1907 में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्थिति की जांच के लिए चार्ल्स हॉबहाउस की अध्यक्षता में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं, का गठन किया गया। इस आयोग ने वर्ष 1909 की रिपोर्ट में स्वायत्त संस्थानों के विकास पर बल दिया। वर्ष 1915 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने अपनी शासकीय रिपोर्ट में स्थानीय सुशासन को सशक्त बनाने का मत व्यक्त किया। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में स्थानीय सुशासन को हस्तांतरित विषयों में रखा गया, अर्थात इसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रांतीय विधायिकाओं को दी गई। सन 1920 में संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास, पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थानीय शासन पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। अब ग्रामीण प्रशासन देखेंगे तो पंचायती राज्यों का विकास। ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत पंचायती राज्यों का विकास है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। सुरेंद्र कुमार डे को इस मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। ये देख लीजिए, ऐसी होती थी पहले की पंचायत। 2 अक्टूबर 1952 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया तथा इसके द्वारा प्रारंभ किया गया पहला कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम को 1953 ईस्वी में फोर्ड फाउंडेशन की मदद से प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रमों के प्रति जनता में रुचि पैदा करना व उसमें भागीदारी बढ़ाना था, परंतु इसमें जनता को अधिकार नहीं दिया गया। जिसके कारण यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रह गया और असफल हो गया। तत्पश्चात पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिए समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया। अब पंचायती राज से संबंधित समितियों की बात करेंगे तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में थी, मतलब 1957 में गठित हुई थी। तो
बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 16 जनवरी 1956 को ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 में प्रस्तुत की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय सुशासन के लिए गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इस समिति को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा गया। त्रिस्तरीय व्यवस्था के निचले स्तर पर अर्थात त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर या मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव दिया गया। जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद NDC द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों को स्वीकार किया गया तथा राज्यों में इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा। अब 2 अक्टूबर आ गया। अब तो सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की और इसी दिन इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। तो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? यह राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। वर्ष 1959 में आंध्र प्रदेश में, सन 1960 में असम, 1959 में आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में, 1962 में महाराष्ट्र, 1963 में गुजरात तथा 1964 में पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। तो 1959 में आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक और 1962 में महाराष्ट्र, 63 में गुजरात और 64 में पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। अशोक मेहता समिति देखेंगे 1977 की। पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जनता दल की सरकार ने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया। इस समिति में कुल 13 सदस्य थे। कितने थे? 13 सदस्य थे। अगस्त 1978 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत करी। अब विशेष की बात करें तो प्राचीन समय में स्थानीय सुशासन का प्रथम प्रमाण चोल शासन काल की व्यवस्था से मिलता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 राज्यों के अंतर्गत पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 राज्य के अंतर्गत पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए। पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय ढांचे का समर्थन किया। इस द्विस्तरीय ढांचे में जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत शामिल थी। मंडल पंचायतों के अंतर्गत 15 से 20 हजार की जनसंख्या और 10 से 15 गांव सम्मिलित किए जाने थे। विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए, जिसका अध्यक्ष एक न्यायाधीश हो तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पंचायतों के चुनाव में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की भागीदारी को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज व्यवस्था के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की अवधि में ही हो जाने चाहिए। पंचायतों में पृथक वित्त निगम की स्थापना की जाए। समिति के अनुसार राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री की भी नियुक्ति होनी चाहिए। पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। अब नेक्स्ट है डॉक्टर GV राव समिति 1985। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की सिफारिश करने के लिए 25 मार्च 1985 में डॉक्टर GV राव समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया। सन 1986 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा गांव स्तर पर ग्राम सभा के गठन की सिफारिश करते हुए जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया।
समिति ने वित्त आयोग के गठन, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का सुझाव दिया। इसने पंचायतों के नियमित चुनाव तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की अनुशंसाएं की। अब नेक्स्ट है डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा जून 1986 को डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में पंचायती राज व्यवस्था के पुनरुत्थान हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के सुझाव निम्न थे। स्थानीय सुशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। पंचायती राज संस्थानों के चुनाव गैर दलीय आधार पर एवं नियमित रूप से कराए जाएं। न्याय पंचायत व ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था की जाए। पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की अनुशंसा की। अब नेक्स्ट है PK थुंगन समिति 1988। वर्ष 1988 में PK थुंगन ने पंचायती राज को संवैधानिक आधार देने का समर्थन किया, परंतु थुंगन समिति के अनुसार भारत में पंचायतों का संबंध सीधा संघ सरकार से होना चाहिए। समिति ने पंचायती राज को राज्यों का विषय नहीं माना। प्रमुख सिफारिशें देखेंगे तो त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक आधार दिया जाए। पंचायती राज में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग स्थापित किया जाए। एक नियोजन तथा समन्वय समिति बनाई जाए जिसका अध्यक्ष नियोजन मंत्री होगा तथा जिला परिषदों के अध्यक्ष इस समिति के सदस्य होंगे। ग्राम पंचायतों को सीमित न्यायिक अधिकार दिया जाए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष हो, तथापि राज्यों के इच्छानुसार कम भी हो सकता है, परंतु यह किसी भी दशा में 3 वर्ष से कम नहीं होगा। अब नेक्स्ट है VN गाडगिल समिति 1988 की है। ये त्रिस्तरीय संवैधानिक व्यवस्था बनाई जाए। सभी स्तरों पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाए। राज्य में एक वित्त आयोग का गठन तथा पंचायती राज संस्थानों को कर लगाने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार दिया जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला आरक्षण लागू किया जाए। इस समिति का गठन कांग्रेस पार्टी के भीतर किया गया था। जिसे विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पर विचार करते हुए पंचायती राज कार्यक्रम के संबंध में सिफारिश देनी थी। अब नेक्स्ट है दिलीप सिंह भूरिया समिति 1994 की। संविधान के भाग 9 को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के संबंध में वर्ष 1994 में गठित समिति। प्रमुख सिफारिशें देख लेते हैं इसकी। ग्राम सभा का सामुदायिक भूमि, वन, जल, हवा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को विनियमित करने एवं उनका सार्थक प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। यदि किसी ग्राम पंचायत में 1 से अधिक गांव हो तो प्रत्येक गांव की एक ग्राम सभा या परिषद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा पंचायत राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा। वर्ष 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण हेतु LM सिंघवी समिति और थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के कारण विधेयक समाप्त हो गया। वर्ष 1992 में पंचायत संबंधी प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः 22 एवं 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया गया। 17 राज्यों की विधानसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संपूर्ण देश में लागू हो गया। अब पंचायती राज व्यवस्था समितियां देखेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, GR राजगोपाल अध्ययन समिति 1962, दिवाकर समिति 1963, M रामा कृष्णनैया अध्ययन दल 1963, के संथानम समिति वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा 1963, सादिक अली समिति 1964, के संथानम समिति निर्वाचन की रूपरेखा 1965, R.K. खन्ना अध्ययन दल 1965, G. रामचंद्रन समिति 1966, B. रामानाथन अध्ययन दल 1972, दया चौबे समिति 1976, अशोक मेहता समिति 1977, दांतेवाला समिति 1978, हनुमंत राव समिति 1984, G.V. के राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988, BN गाडगिल समिति 1988, 64वां संविधान संशोधन 1989 और 73वां संविधान संशोधन 1992। अब 73वां संविधान संशोधन
संशोधन अधिनियम 1992 की बात करेंगे। चलिए, तो सन 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें पंचायती राज संस्थानों की स्थापना, अधिकारों तथा कार्यों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किए गए। अब प्रमुख बिंदु की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा में पारित कब हुआ था ये? तो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ। राज्यसभा में 29 दिसंबर 1992 को, और राष्ट्रपति की अनुमति 20 अप्रैल 1993 को मिली। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। मध्य प्रदेश में पंचायत व्यवस्था समय सारणी दी हुई है ये। चलिए, इसको देख लेते हैं। 1947 से 1957 में देखें, 1947 से 1957 में तो पंचायत स्वशासन की प्राथमिक इकाई थी। फिर पंचायतों के द्वारा सीडीपी और एनईएस क्रियान्वित की गई। एसडीओ बीडीओ द्वारा वास्तव में निर्णय लिया जाने लगा और कार्यक्रम सफल नहीं हुए। 1957 में देखेंगे तो बलवंत राय मेहता कमेटी की सीडीपी और एनईएस की समीक्षा की गई। पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। जिला स्तर पर जिला परिषद थी वह जिला स्तर पर, पंचायत समिति विकास खंड स्तर पर, ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, और ग्राम पंचायत स्तर पर। 1958 से 1976 तक पंचायती राज में उतार चढ़ाव। द्विस्तरीय ढांचा राज्यों द्वारा अपनाया गया। कुछ राज्यों में पंचायत समिति व कुछ में जिला परिषद के पास ज़्यादा अधिकार थे। 1977 से 1978 देखेंगे। 1977 से 1978 सरकारी अधिकारियों ने पंचायत समितियों और जिला परिषदों के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप किया। SFDRDA ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय सरकार की योजनाओं के लिए वित्त के आवंटन की जिम्मेदारी। पंचायत समिति जिला परिषद की स्थिति कमजोर होती चली गई। 1978 में अशोक मेहता कमेटी बनी, जिसने जिला पंचायत, मंडल पंचायत, गांव की समितियां, ग्राम पंचायत और यहाँ पे पंचायत राज वित्त आयोग का गठन। 1982 से 85 में राव कमेटी आई। विकेंद्रीकृत शासन, नियमित चुनाव पंचायत की कहा इसने। 1986 में सिंधवी कमेटी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, और 64वां संविधान संशोधन का आधार। 1990 में खर्रा समिति, मूलभूत जरूरतों से जुड़ी सभी सुविधाएं पंचायतों के नियंत्रण में हो। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 को पुनर्स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय शामिल है। तो 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए 243 से 243 ओ तक, और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई जिसमें 29 विषय शामिल हैं। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति पंचायतों को प्रदान की गई है। कौन बनाएगा? पंचायत बनाएंगे। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान, तो 2 वर्ग हैं इसके। पहला है अनिवार्य कार्यों से संबंधित प्रावधान और दूसरा है ऐच्छिक कार्यों से संबंधित प्रावधान। अनिवार्य कार्यों से संबंधित प्रावधान की बात करेंगे तो इसमें आएगा, इसके अंतर्गत आएगा अनुच्छेद 243B, 243D, 243F, 243K, 243E और 243I। आप लोग इन आर्टिकल्स को इंग्लिश में ही याद करें ABCD करके, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐच्छिक कार्यों से संबंधित प्रावधान देखें तो इन संस्थानों में संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को मताधिकार प्रदान करना, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना, पंचायती राज संस्थानों को कर, शुल्क, पथ कर एवं फीस आदि लगने से संबंधित वित्तीय अधिकार देना, पंचायतों को स्वायत्तशासी संस्था बनाने हेतु प्रयास करना। 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख उपबंध या विशेषताओं की बात करेंगे अब। तो इसमें शामिल प्रमुख उपबंध इस प्रकार है। पहला है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243A यानी का में 243 का में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो किसी भी राज्य के विधानमंडल की विधि द्वारा उपबंधित करें। ग्राम सभा की शक्तियों का संविधान में कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है, किंतु पंचायतों को शक्ति राज्य के विधान से प्राप्त होती है। ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय ना होकर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांव
का समूह है, जिसके अंतर्गत वे सभी सदस्य आते हैं जो वहाँ की मतदाता सूची में शामिल हैं। तो ये पॉइंट हाईलाइट करके चलिएगा। तो कौन आते हैं ग्राम सभा में सदस्य? तो वे सदस्य आते हैं जो कि मतदाता सूची में शामिल हैं। अब पंचायतों का गठन देखेंगे। अनुच्छेद 243 खा के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। पहला है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक ना हो वहाँ खंड स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है। पंचायतों के स्तर देखेंगे तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसमें राज्यपाल द्वारा अधिसूचित होगा। मध्यवर्ती स्तर पर जनपद पंचायत में से राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख या उससे अधिक है। और जिला स्तर यानी जिला पंचायत तो राज्य द्वारा घोषित जिले की पंचायत है ये। अब पंचायतों की संरचना देखेंगे तो संरचना है अनुच्छेद 243 ग या फिर 243C में। पंचायतों की संरचना से संबंधित विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, जिसके अनुसार संविधान के भाग 9 में दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई राज्य विधानमंडल अपने विवेक से पंचायतों की संरचना निर्धारित करेगा। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा एवं पंचायत के सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। पंचायत के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या तथा निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों का अनुपात राज्य भर में यथासंभव समान रहना चाहिए। असमानता की स्थिति में राज्य विधानमंडल पंचायत क्षेत्रों का विभाजन तय करती है। राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वह ग्राम स्तर पर पंचायतों के चुनावों की नीति तय कर सके। किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होगा। तो किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्य को चाहे वे पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायत के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा। मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अर्थात दोनों स्तरों पर बाध्यता है कि अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाए तथा ग्राम स्तर पर सरपंच अध्यक्ष सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। अब पंचायतों की संरचना देखेंगे तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत प्रतिनिधि इसका होता है प्रधान, मुखिया या फिर सरपंच और निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। खंड या ब्लॉक स्तर पर देखेंगे तो क्षेत्र या जनपद पंचायत होती है, जनपद पंचायत अध्यक्ष होता है इसका प्रतिनिधि और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, जिला पंचायत या परिषद अध्यक्ष इसका प्रतिनिधि होता है और निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। अब स्थानों का आरक्षण देखेंगे तो अनुच्छेद 243D में पंचायतों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्वाभाविक पर निर्भर करता है। महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 33% स्थान आरक्षित किए जाएंगे। राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे। वर्तमान में बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल आदि राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। अब पंचायतों की अवधि या कार्यकाल की बात करेंगे तो 243E पंचायतों की अवधि से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं। प्रत्येक स्तर पर पंचायत अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक अस्तित्व में बनी रहेगी तथा पंचायतों की यह अवधि पूर्ण होने से पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन राज्य विधानमंडल विधि द्वारा इन पंचायतों का 5 वर्ष से पूर्व विघटन संबंधी प्रावधान कर सकता है। तो कौन कर सकता है? राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों का 5 वर्ष से पूर्व विघटन संबंधी प्रावधान कर सकता है। यदि किसी पंचायत का विघटन उसकी 5 वर्ष की अवधि के पहले किया गया हो तो 6 माह के अंदर नए चुनाव कराए जाएंगे, किंतु यदि विघटन के समय पंचायत का शेष कार्यकाल 6 माह से कम बचा हो तो नए चुनाव कराना अनिवार्य नहीं होता। यदि किसी पंचायत का समय पूर्व विघटन के उपरांत पुनः निर्वाचन कराया जाता है तो उसकी अवधि शेष समय तक के लिए होगी, ना कि 5 वर्षों तक। अब सदस्यता के लिए निहत्ताएं देखेंगे
तो अनुच्छेद 243F के अनुसार कोई भी व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं बन पाएगा यदि पहला, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के उद्देश्य से संबंधित राज्य में उस समय प्रभावी कानून के अंतर्गत अथवा अन्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित हो। किसी भी व्यक्ति को इस बात पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि 25 वर्ष से कम आयु का है यदि वह 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। अयोग्यता संबंधी सभी प्रश्न राज्य विधान द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को संदर्भित किए जाएंगे। पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात करेंगे तो अनुच्छेद 243G राज्य विधानमंडल पंचायतों को निम्न विषयों के संदर्भ में शक्तियां एवं उत्तरदायित्व दे सकेगा। सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास हेतु योजनाएं तैयार करना, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करना जो इन्हें सौंपी गई हैं। ये वे योजनाएं हैं जो अनुसूची 11 में दी गई हैं। इनकी संख्या 29 है। पंचायतों द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति और उनकी नीतियां। अनुच्छेद 243H के अनुसार पंचायतों को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। किसी भी पंचायत को आवश्यकता अनुसार कर, शुल्क, पथ कर और फीस लगाने, उनकी वसूली करने और उनका विनियोग करने का अधिकार है। उसे राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए या वसूल किए गए कर, शुल्क, पथ कर, फीस में भी हिस्सा दिया जा सकता है। राज्य द्वारा उसे सहायता अनुदान देने की भी व्यवस्था की जाती है। संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों में पंचायतें विधि बनाकर कार्य कर सकती है। अब वित्त आयोग का गठन देख लेंगे। अनुच्छेद 243I के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। पंचायतों को वित्त आवंटन करने तथा उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। पंचायतों को वित्त आवंटन करने तथा उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए 5 वर्ष के लिए राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन 17 जून 1994 को किया गया था। डॉक्टर सभाई सिंह सिसोदिया को मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब वित्त आयोग के अध्यक्ष देखेंगे तो पहले डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया, दूसरे डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया ही थे, तीसरे शीतला सहाय थी, चौथे हिम्मत कोठारी थे और 5वें हिम्मत कोठारी थे। वर्तमान में अप्रैल 2024 से ये पद रिक्त हैं। अब राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों पर राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देता है। तो पंचायत एवं नगरीय निकायों के लिए राज्य की संचित निधि में से सहायता अनुदान, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को प्रदान किए जाने वाले कर, शुल्क, पथकर एवं फीस आदि कर की सिफारिशें, पंचायत एवं नगरीय निकायों में वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए उपाय तथा नए वित्तीय स्रोत सृजित करने की अनुशंसाएं। राज्यपाल द्वारा स्थानीय निकायों को वित्त पोषण के लिए सौंपे गए अन्य विषय। अब पंचायतों का लेखा परीक्षण देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 243J में पंचायतों की लेखाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के खातों की देखरेख और लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में उपबंध करेगा। पंचायतों के लिए निर्वाचन देखेंगे तो अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित प्रावधान इस प्रकार है। प्रत्येक राज्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा जिसमें एक निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा। राज्यपाल को अधिकार होगा कि वह राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें, पदावधि का निर्धारण करे। ये नियम राज्य विधानमंडल के अधीन विधि द्वारा स्थापित हों। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सके जैसा कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने तथा पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। पंचायतों के लिए निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित। तो पंचायत के लिए निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित। तो अनुच्छेद 243O के तहत न्यायालय के हस्तक्षेप को निर्वाचन संबंधी मामलों से दूर रखा गया है। अब प्रमुख अनुच्छेद है और उनके प्रावधान है तो देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं हैं। 243A में ग्राम सभा, 243B पंचायतों का गठन, 243C पंचायतों की संरचना है। 243D में देखें तो स्थानों का आरक्षण, 243E
पंचायतों की अवधि। 243F सदस्यों की योग्यताएं। 243G है तो पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243H में है पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी विधियां हैं। अनुच्छेद 243I में देखें तो वित्तीय स्थिति पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243G में पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा। 243K में पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243L में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243M में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। 243N विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243O निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित होना। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित प्रमुख विषय देखेंगे। 11वीं अनुसूची में 29 प्रकारात्मक विषय समाहित हैं। पहला देखें तो कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल संभरण विकास, पशुपालन, दुग्धशाला एवं मुर्गी पालन, मत्स्य पालन। आगे देखें सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी, लघु वानिकी उत्पाद, खाद्य संसाधन उद्योगों सहित लघु उद्योग, ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन एवं चारा, सड़क, पुलिया, सेतु, घाट, जलमार्ग एवं संचार के अन्य साधन, विद्युत वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक एवं सेकेंडरी स्कूलों सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, बाजार एवं मेले, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, चिकित्सालय, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र एवं उपचार केंद्रों सहित स्वच्छता एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, विकलांग एवं मानसिक रोगग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेषकर अनुसूचित जाति का कल्याण, जल वितरण व्यवस्था, सामुदायिक संपत्ति अनुरक्षण। अब पंचायती राज ग्रामीण सुशासन के प्रकार देखेंगे तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज ग्रामीण सुशासन 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है ग्राम पंचायत। इसकी संरचना देखें तो यह पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक व आधारभूत इकाई है। पंचायती राज का गठन 1000 की आबादी से ज़्यादा पर किया जाता है। ग्राम पंचायतों में वार्डों की न्यूनतम संख्या 10 तथा अधिकतम संख्या 20 है। सभी वार्डों में जनसंख्या समान होती है। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है तथा निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्येक वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि पंच कहलाता है। शासकीय एवं ग्राम पंचायत द्वारा एक सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है जो पंचायत सचिव कहलाता है। अब इसके कार्य देखेंगे तो कृषि ग्राम विकास संबंधी कार्य, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा के कार्य, युवा कल्याण संबंधी कार्य, राजकीय नलकूपों हैंडपंपों की मरम्मत एवं रखरखाव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य, महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य, पशुधन विकास कार्य, पशुपालन, डेयरी उद्योग एवं कुक्कुट पालन, सभी प्रकार के पेंशन, छात्रवृत्तियों की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य, राशन की दुकान आवंटन व निश्चित उपाय, पंचायती राज संबंधित राज्य स्तरीय कार्य। अब अन्य स्रोत देखेंगे, आय के स्रोत देखेंगे तो राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान, गांव के बाजारों तथा मेलों में लगाए जाने वाला कर, गांव के तालाबों में मत्स्य पालन से होने वाली आय, कूड़ा करकट व मृत पशुओं की बिक्री से होने वाली आय, नालियों व सड़कों की सफाई तथा रोशनी के बदले लिया जाने वाला कर। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला क्षेत्र पंचायत समिति या जनपद पंचायत। अब इसकी संरचना देखेंगे तो जनपद पंचायत का गठन 5000 से अधिक आबादी पर किया जाता है। इसका किया जा रहा था किसकी? 1000 से अधिक आबादी पर ग्राम पंचायत, और पंचायत समिति या जनपद पंचायत 5000 से अधिक की आबादी पर किया जाएगा। पंचायत समिति का निर्वाचन, जनपद पंचायत सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनपद पंचायत को न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 25 वार्डों में बांटा जाता है। 25 वार्डों में बांटा जाता है। अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष को चुनते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है एवं समय पूर्व भंग होने की स्थिति में चुनाव 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य होता है। 6 माह के भीतर। कार्य देखेंगे तो ग्रामीण विकास हेतु योजना एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, बीज केंद्रों का संचालन, नियंत्रण एवं वितरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन, ऋण की व्यवस्था,
नियमित कार्यों हेतु कुटीर व लघु उद्योगों का विकास, शौचालयों का निर्माण, गोबर गैस तथा धुआं रहित चूल्हों का विकास, कीटनाशक दवाइयों का वितरण। अब आय के स्रोत देखेंगे इसके, तो राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान है, स्थानीय कर है, मंडियों से प्राप्त शुल्क है, दान व चंदे है, पंचायत जिला पंचायत से प्राप्त अनुदान है, घाटों व मेलों से प्राप्त आय है, केंद्र व राज्य द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के संचालन हेतु दी गई राशि है, जिला परिषद एवं जिला परिषद या फिर जिला पंचायत। तो नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड वाला, जिला परिषद या जिला पंचायत। संरचना देखेंगे तो पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत यह सबसे बड़ा निकाय है जिसमें जनसंख्या 50,000 तक होती है। जिला पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 वार्डों में बांटा जाता है। तो जिला पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 वार्डों में बांटा जाता है। जिला पंचायत के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं एवं अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा होता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या जिलाधीश द्वारा निश्चित की जाती है। जिलों की सभी पंचायत समिति के प्रमुख लोकसभा सांसद तथा राज्य विधानमंडल के इनके सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष तथा समय से पूर्व विघटन होने पर 6 माह के भीतर निर्वाचित कराना अनिवार्य होता है। कार्य देखेंगे तो कृषि संबंधी कार्य, आर्थिक सामाजिक विकास कार्य, पशुपालन संबंधी कार्य, ग्राम नियोजन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य करना, प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों का निर्धारण करना, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान को पंचायत समिति में वितरित करना एवं पंचायत समितियों के बजट का पर्यवेक्षण करना। आय के स्रोत देखें तो केंद्र व राज्यों से प्राप्त अनुदान व जिला व क्षेत्रीय पंचायतों से ली गई वसूली, अखिल भारतीय संस्थानों से प्राप्त अनुदान, प्रशासनिक ट्रस्टों से प्राप्त आय, चुंगी मेले आदि में लगने वाले दुकानों से प्राप्त कर आदि, वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान। अब पंचायती राज विशिष्ट तथ्य देखेंगे। गुजरात में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद शामिल है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। तो कहाँ पे? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 सदस्यीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तराखंड में पंचायत अधिनियम में महिलाओं के लिए पंचायतों के 3 स्तरों में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने भी पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का फैसला किया है। लगभग सभी राज्यों में सांसदों तथा विधायकों को पंचायती राज संस्थानों में पदेन सदस्यता दी गई है, किंतु केरल में ऐसा नहीं है। केरल राज्य में सांसद एवं विधायक केवल ग्राम सभा की बैठकों में ही भाग ले सकते हैं। केरल का पंचायती राज मॉडल अन्य भारतीय राज्यों के लिए आदर्श बनता जा रहा है, जहां केरल शक्तियों का विकेंद्रीकरण अधिनियम 2000 के द्वारा पंचायती राज को सशक्त बनाया गया है। केरल में पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु पृथक से अपीलीय न्यायाधिकरण तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु ओम्बुड्समैन की व्यवस्था है। कर्नाटक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा वित्तीय अनुशासन स्थापित करने हेतु कर्नाटक लोकल फंड अथॉरिटी एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2003 पारित किया गया। कर्नाटक वर्ष 1987, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषदों में विलय किया जा चुका है। यह प्रक्रिया 1987 में सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य में आरंभ हुई। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, असम के पंचायत अधिनियमों में पंचायती राज संस्थानों को विकास के अतिरिक्त समाज सुधार के विभिन्न कार्यक्रम भी सौंपे गए। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार बलवंत राय मेहता थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र कुमार डे थे। ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख हेतु 1 या 1 से अधिक निगरानी समिति गठित की जा सकती है। भारत में अधिकतर राज्यों में ग्राम पंचायत को ही कर लगाने का अधिकार है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में पंचायत समिति तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्ति दी गई है। अब नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में परंपरागत आंचलिक परिषदों को मान्यता दी गई है। सिक्किम पंचायत अधिनियम 1993 में कबीलाई पंचायत को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। केरल और जम्मू कश्मीर में 1 सदस्यीय पंचायती राज अर्थात केवल ग्राम पंचायत को अपनाया गया है। तमिलनाडु के अतिरिक्त सभी राज्यों में आरक्षण की चक्रानुचक्र पद्धति 5 वर्ष में परिवर्तित की जाती है। तमिलनाडु राज्य में 10 वर्ष रखी गई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1957 में काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में ग्रामीण स्थानीय सुशासन गठित स्थानीय समिति का गठन किया गया था।
कुछ राज्यों में पंचायत अधिनियमों में न्याय पंचायतों का भी प्रावधान किया गया है, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार आदि। अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। यह व्यवस्था 83वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा की गई है। पंचायती राज पद्धति तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। वर्तमान मार्च 2024 तक प्रदेश में 52 जिला पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें तथा 23,171 ग्राम पंचायतें हैं। इस अधिनियम के संशोधन कर 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सभा को प्रतिनिधि इकाई मानकर व्यापक अधिकार सौंपे गए। ग्राम पंचायतों की संपूर्ण कार्य हेतु एक सचिव की नियुक्ति की जाती है, जिसे 12 सितंबर 1985 से ड्राइंग कैडर समाप्राय घोषित किया गया है। 30 मार्च 2007 से पंचायतों व स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। भारत में बिहार के पश्चात मध्य प्रदेश महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य है। वर्ष 1987 में विकास कार्यों में श्रेष्ठतर गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है। इस पंचायत पुरस्कार योजना में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को 25,000 रुपये, संभाग स्तर पर जनपद पंचायत को 5 लाख रुपये, जिला स्तर पर जिला पंचायत को 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण की समस्याओं का त्वरित व स्थानीय स्तर पर निराकरण करने हेतु 8 अगस्त 2004 को ग्राम सचिवालय की व्यवस्था की गई है। कुछ राज्यों में भाग 9 का लागू ना होना। तो अब देखते हैं कुछ राज्यों में भाग 9 का लागू ना होना। अनुच्छेद 243 M के अनुसार भाग 9 पंचायत से संबंधित प्रावधान कुछ राज्यों व क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। यह निम्न है। पहला, अनुच्छेद 244 के खंड 1 के निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और खंड 2 में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र। दूसरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के राज्यों में। तीसरा, मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषद विद्यमान है। चौथा, पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग जिले के लिए पर्वतीय क्षेत्र जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। तो ये हमने पढ़ा है आज त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। इसके बाद ये जो है ये नेक्स्ट हम अगले वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।